Welcome to G Chemistry. This is Katika, and in the previous part, we covered the basic foundation of this chapter, like matter, its classification, and units. Now, in this video, we are moving one step ahead and focusing on some very important concepts related to measurements. In this session, we will understand subsidiary units, precision and accuracy, significant figures, and rounding off topics that are extremely important for solving numericals correctly. So make sure you watch till the end and pay close attention to each concept. Let's continue. Next topic is subsidiary units. Subsidiary units क्या होती हैं? The units expressed in multiples of fractions of 3 are called subsidiary units. जैसे हमने अब तक किलोग्राम यूनिट पढ़ी है, तो किलोग्राम में किलो का क्या मतलब होता है कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1000 grams, 1 kilogram is equal to 1000 grams. तो ऐसे लिख सकते हैं 1 kg is equal to 1000 grams और 10 to power 3 grams. तो ये कह सकती हूँ कि k की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर 3. तो ये हमारा सब्सिडरी यूनिट का कॉन्सेप्ट है. जैसे यहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो के लिए हम क्या यूज करते हैं 10 की पावर -6. तो माइक्रो जहाँ पर भी लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे 10 की पावर -6. लाइक 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर. इसी तरीके से पीको के लिए 10 टू पावर -12, किलो 10 टू पावर -3, गीगा 10 टू पावर 9, नैनो 10 टू पावर -9, फेम्टो 10 टू पावर -15, मेगा 10 टू पावर -6. यहाँ पर पूरी टेबल लगी हुई है, ये एनसीईआरटी बुक की टेबल है. इसके अंदर बहुत सारी और भी यूनिट्स लिखी हुई हैं जो लर्न करने के लिए ज़रूरी है, वो मैंने इस साइड पे मेंशन कर दी है. बाकी ये भी हम लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है ये 15th क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स. जैसे माइक्रो अभी अभी पढ़ा था, माइक्रो माइक्रो के लिए हमने क्या लिखना है 10 टू पावर -6. तो यहाँ पे हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे. डेका 10 की पावर 1 होता है डेका, तो 10 की पावर 1 हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन है. नेक्स्ट इज मेगा. मेगा मतलब 10 टू पावर 6 प्लस 6. तो यहाँ पर मेगा के लिए 10 टू पावर 6 फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज गीगा. गीगा के लिए 10 टू पावर 9. तो यहाँ पर गीगा 10 टू पावर 9. नेक्स्ट फेम्टो. फेम्टो के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर -15. तो ये इधर चला गया. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेम सब्सिडरी यूनिट्स के बेसिस पर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स. बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है इसे हमें. बेसिक यूनिट होती है वो 7 बेस यूनिट्स जो हमने पढ़ी थी. 28.7 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स. तो पिको का क्या मतलब है 28.7. अब पिको हम टेबल से चेक कर सकते हैं. यहाँ से यहाँ पर देखो पिको, पिको के सामने क्या लिखा है 10 टू पावर -12. तो हम यहाँ पे पी की जगह लिख देंगे 10 टू पावर -12 और मीटर की जगह मीटर ही आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट 15.15 पिकोमीटर. यहाँ पर भी फिर से पिको की जगह क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -12, पी की जगह लिख दिया और आगे मीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. फिर थर्ड क्वेश्चन या थर्ड पार्ट कह लो. थर्ड पार्ट में हमारे पास है 25365 मिलीग्राम्स. अब मिली के लिए हमने क्या यूज करना है 25365 तो एज इट इज. मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3 ग्राम्स. पर बेसिक यूनिट क्या है किलोग्राम, तो अब हमें उसे भी चेंज करना पड़ेगा. हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 ग्राम्स. तो यहाँ से अगर मैं उल्टा करूँ तो 1/10 टू पावर 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. नीचे डिवाइड में आ गया 10 की पावर 3. और अब हम लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 किलोग्राम. तो मैं इसे पुट कर दूंगी यहाँ पर 25365
नीचे लिख देती हूँ 25365 इंटू 10⁻³ और ग्राम की जगह क्या लिख रही हूँ 10⁻³ किलोग्राम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25365 इंटू 10⁻³ प्लस हो जाएगा, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25365 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं। प्रिसिजन, if the value of different measurements are close to each other and hence close to their average value। मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए हैं वो आपस में भी क्लोज है और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है। द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज, उसे प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे। हाउएवर एवरेज वैल्यू मे नॉट बी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू। मतलब हमारे जो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए लिखा हुआ है, स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू आई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1.95, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू आई है 1.93 और उसका एवरेज निकल के आया 1.940। तो 1.95, 1.93 और 1.94 ये तीनों वैल्यूज ही आपस में कैसी हैं, सेम सेम है, सिमिलर है या ज्यादा गैप नहीं है इनमें। दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, हाँ क्लोज थी हमारी वैल्यूज 1.95 और 1.93 क्लोज थी, एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, क्लोज वैल्यू एवरेज वैल्यू के भी क्लोज थी, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के आसपास की वैल्यूज हैं, तो ये हमारी मेजरमेंट कैसी हो गई, प्रिसाइज। एवरेज वैल्यू मे नॉट बी करेक्ट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू हमने ले रखी है 2.0, अब 1.94 2.0 के तो क्लोज नहीं है, लेकिन तब भी हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो प्रिसाइज है, हमारे जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रिसाइज है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ एवरेज वैल्यू से मतलब है, अगर एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के आसपास आ रही है तो मतलब हमारी वैल्यू कैसी है, एकदम एक्यूरेट। हम उनके मेजरमेंट्स को क्या कह देते हैं, एक्यूरेट। द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट, हाउएवर द इंडिविजुअल वैल्यूज मे नॉट बी क्लोज टू ईच अदर। इंडिविजुअल वैल्यूज क्लोज हो चाहे ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऐसा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट सी 2.1001 1.91, इसका जो एवरेज आया है वो 2.0 आया है, तो इस एवरेज की वजह से ये कैसा है, एक्यूरेट। ठीक है। और स्टूडेंट बी को देखो, अब स्टूडेंट बी के केस में क्या है 1.94 2.05, ये तो बहुत दूर दूर वैल्यूज हैं, 1.94 और 2.05 इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप है, ये तो प्रिसाइज नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये नॉट प्रिसाइज है। और इनका एवरेज है 1.995, वो तो इनके बिल्कुल ही पास नहीं है, ना इसके पास है ना ही इसके पास है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये प्रिसाइज है ना ही ये एक्यूरेट है। और स्टूडेंट सी के केस में 2.01 और 1.99 ये दोनों आपस में पास पास वैल्यूज हैं, तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट हो गया, प्रिसाइज भी है और साथ में आंसर भी 2.00 आया, एक्यूरेट भी है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, स्टूडेंट ए की जो वैल्यूज हैं वो प्रिसाइज हैं पर एक्यूरेट नहीं है, और स्टूडेंट बी की जो वैल्यूज हैं, ए वाला प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, बी स्टूडेंट ना ही प्रिसाइज ना ही एक्यूरेट, और सी स्टूडेंट प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, दोबारा रीड कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट ए इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, measurements of student B is neither precise nor accurate, measurements of student C are precise as well as accurate। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, अब ये केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है। देखो इतनी सारी जीरोस लगा दी, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ थक गई मैं, 20 जीरोस हैं, 20 जीरोस।
इतनी ज़ीरोज़ मुझे बार-बार लिखने पड़ेंगी, मैं तो काउंट करने में ही थक गई हूँ, लिखने में तो गलत भी करूँगी और लिखते-लिखते थक भी जाऊँगी। तो इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकती मैं दोबारा। और ये है क्या इतना बड़ा नंबर? ये मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने सारे। और ये देखना 0 पॉइंट यहाँ पे भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 ज़ीरोज़ लगा दी और उसके बाद कुछ नंबर लिखा 166 ये ग्राम है एक हाइड्रोजन एटम का। अब इतनी छोटी वैल्यूज़, इतनी बड़ी वैल्यूज़ बार-बार नहीं लिख सकते। तो एक तरीका निकाला कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। मैंने लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया हमने। इसको लिखना हो 1.66 इंटू 10⁻−19 इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर भी हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी। अब लिखना सीख लेते हैं, होता क्या है, रूल्स होंगे ना कुछ इसके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक नोटेशन, इसका एक दूसरा नाम भी है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसके अंदर एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n इंटू 10⁻n, n मल्टीप्लाई 10⁻n, ठीक है। वेयर n इज एन एक्सपोनेंट, ये जो वैल्यू है ऊपर पावर कह देते हैं इसको, कई लोग एक्सपोनेंट कह देते हैं मैथ्स में, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। n इज अ नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म, ये जो आगे n लिखा गया है कैपिटल N, ये नंबर है और इसका नाम रख दिया है डिजिट टर्म, विच वैरीज बिटवीन, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 1.000 कुछ भी हो उसके बाद टू 9.0999, मतलब इतना 1.0 से कुछ भी बड़ा हो सकता है और 9.99 से कुछ भी छोटा हो सकता है। तो 1 पॉइंट, पॉइंट से पहले 1 से लेके 9 तक नंबर आना चाहिए, इनके बीच का आना चाहिए, ना 0 आएगा ना ही 10 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 232.508, इसको कैसे लिख सकते हैं 2.32508, पॉइंट को मैंने डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दिया तो पावर में प्लस बढ़ा दिया इन साइंटिफिक नोटेशन, ये इसका आंसर हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, जिसको पॉइंट खिसकाने में इधर उधर प्रॉब्लम होती है ना कि पॉइंट आगे कर दिया तो पावर प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, वो लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड लेफ्ट इज द पॉजिटिव पावर ऑफ 10। अगर हम लेफ्ट में पॉइंट को मूव करवा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगा 10 का। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव टू राइट इज द नेगेटिव पावर ऑफ 10। अगर हम राइट में मूव करवा रहे हैं तो हमारी पावर नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने डेसिमल को लेफ्ट में मूव करवाया था तो मेरी पॉजिटिव पावर आ गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट 0.0048, तो अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो 0004.8 किस साइड मूव किया है, राइट साइड, तो पावर कैसी हो जाएगी माइनस की। कितने प्लेसेस 1 2 3, तो पावर कितनी आ गई 3। आंसर क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। सेकेंड पार्ट 234,000, अब इसको लिखना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में, तो कैसे लिखेंगे 2.34000। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब मैंने 5 जीरो से डिवाइड किया है, तो मैं अपनी मर्जी से 5 जीरो से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। तो ये आंसर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 2.34 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 8008। 8008 को लिखना होगा तो 8.008, मतलब मैंने अपनी मर्जी से ऐसे लिख के देखो एक बार 8008
अपनी मर्जी से 3 ज़ीरोज़ से डिवाइड और अपनी मर्जी से 3 ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई। तो कैसे आ जाएगा? 8.008 और ये जो 3 ज़ीरोज़ प्लस की बच गई वो इस साइड पे ऐसे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 500.0। तो इसको कैसे लिखेंगे अब? 500 5.000 लेफ्ट में मूव किया है तो पावर प्लस की आएगी, प्लस की पावर दो दो मूव किए हैं तो 2 आ गई, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 6.0012। अरे ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, ये यही आंसर आ जाएगा इसका 6.0012 एज इट इज लिख देंगे, सेम ही लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं, पहले रूल्स समझेंगे, हर रूल का एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, the total number of digits in a number including the last digit whose value is uncertain is called significant figures। जो हमारे नंबर हैं, कोई भी नंबर है जैसे 175 लिखा है, इसमें किसकी वैल्यू अनसर्टेन है, मतलब कि फिक्स्ड नहीं है, चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, उस टाइप से कह रहे हैं। तो उन फिगर्स को कह देते हैं या उन नंबर्स को कह देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी कुछ समझ नहीं आया डेफिनेशन से, कोई बात नहीं, रूल्स से समझ में आ जाएगा। रूल्स वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल 175, ये जीरो नहीं है, वन ना 7 जीरो है ना ही 5 जीरो है, तो ये क्या हो गया, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.175, इसमें 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं, फिर से कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.75, इसमें भी कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही 285.4, कितने नंबर हैं इसमें? 1 2 3 4, सारे नॉन जीरो, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तक समझ आ गया होगा है वो। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेकेंड रूल ध्यान से समझेंगे। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब पहले लग जाती हैं जो जीरो नंबर के स्टार्टिंग में, उनको कह देते हैं लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। लीडिंग जीरोस जो होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 0.175, अब इसके आगे जीरो लगी हैं, ये 0.0175, इसके आगे वाली जो ये दो जीरोज हैं, ये कैसी जीरोज हैं? लीडिंग जीरोज। और लीडिंग जीरोज अभी अभी हमने बताया कैसी होती है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे तो नॉन जीरो डिजिट्स हो जाएंगे कितने? 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 0.017, अब इसमें 3 लीडिंग जीरोज हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगी। 0.03, अब आगे की दोनों जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गई, सिर्फ 3 बचा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.052, अब इसमें 3 लीडिंग जीरोज हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट के टू डिजिट्स, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। all the zeros between two non-zero digits trapped are significant figures। मतलब कि जो trapped zeros होंगी, जो बीच में दब गई, ट्रैप हो गई किसी चीज के बीच में, उन्हें सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट होंगी वो जीरोस। एग्जाम्पल से करते हैं 1.007, अब यहाँ पर ये दोनों जीरो बीच में आ रही हैं, ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है, तो अब ये कैसे हो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही लिखा हुआ है 1.07, अब इसमें कितने हो जाएंगे? ये भी ट्रैप्ड जीरो है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 2 नहीं होंगी 4 होंगी, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ट्रैप्ड जीरोस हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। नेक्स्ट रूल,
if the number ends in 0 and zeros to the right of decimal point, then these zeros are significant. अगर नंबर लास्ट में जीरो, नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है और वो जीरो पॉइंट के बाद लिखी गई है, पॉइंट के बाद लिखी है हमने वो जीरो, तो ये पॉइंट के बाद वाली जीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे. एग्जाम्पल 6.00, ये दोनों पॉइंट के बाद लिखी हुई हैं और नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों जीरोस कैसी हैं, सिग्निफिकेंट है. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. ऐसे ही 4.330, नंबर इज एंडिंग इन जीरो, लास्ट डिजिट इज जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो इट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके अंदर. नेक्स्ट इज 433.00, यहाँ पे भी नंबर एंड्स इन जीरो और दोनों जीरोस कहाँ पर है, पॉइंट के बाद है, तो ये कैसे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट, इफ द नंबर एंड्स इन जीरो, अब नंबर तो जीरो पे एंड हो रहा है बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल, पर अब जो जीरो है वो डेसिमल के बाद नहीं है, देन दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. अब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, ये ध्यान से समझेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 10500. अब 10500 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं इसके लिखने की. मैं इसे लिख सकती हूँ 1.05 इंटू 10⁴, इसका मतलब भी वही है, यही नंबर आ जाएगा 10500. ऐसे ही मैं इसे लिख सकती हूँ 1050 इंटू 10⁴. ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10500 इंटू 10⁴. सारे नंबर सेम है, पर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूंगी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 0 और 5. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूंगी तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 0 5 0. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूंगी तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1.00000, दोबारा बोलती हूँ, 1.0500, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. आंसर में क्या लिखेंगे, 10500 कैन हैव 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. एडिशन के लिए अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है. फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. एग्जाम्पल से ही समझते हैं. जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 4.523, उसको ऐड कर रहे हैं 2.23 और 6.24 के साथ. इसके डेसिमल पॉइंट में कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. मतलब इनमें से जो सबसे कम है कौन सा, 2.3. पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद यहाँ पर हमें एक डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए सिर्फ. मैंने इनको पूरा ऐड किया, कितना आया, 13.063. आंसर मुझे पॉइंट के बाद एक नंबर में चाहिए, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 13.1 लिख लूंगी. अब 13.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑल आर नॉन जीरो, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसमें आंसर नहीं पूछते, इसमें पूछते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन. ये जो कैलकुलेशन दे रखी है इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे. अभी हम करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा एनसीईआरटी बुक में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. एक और एग्जाम्पल से समझो, 1.85 प्लस 0.4235, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद एक नंबर और यहाँ पर 4 डिजिट्स, लीस्ट कौन सा हो गया, 1. पूरा ऐड किया, आंसर को राउंड ऑफ किया 18.9. 18.9 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन.
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। लीस्ट प्रिसाइज टर्म का क्या मतलब है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जो भी हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उसके अंदर सबसे कम जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारे आंसर में होंगे। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये कुछ एनसीईआरटी में प्लस माइनस करके दिखाया हुआ था। यहाँ पे आ जाओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? डेफिनेशन पूछी हुई है, लिखाएंगे, ऊपर भी लिखी थी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ से करते हैं मेन। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? फर्स्ट क्वेश्चन 0.0025। अब ये बताओ मुझे, इसके आगे जो जीरोस लगी हैं वो कैसी जीरोस हैं? लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस कैसी होती हैं? सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट पार्ट 208। 208 ये कैसी जीरो है? अब ये ट्रैप्ड जीरो है। ट्रैप्ड जीरो कैसी होती है? ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे? अपने आप भी ट्राई करो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड पार्ट 5005। ये फिर से कैसी जीरोस आ गई? ट्रैप्ड जीरोस। और ये कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट। तो आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ पार्ट 126000। 126000। अब ये लास्ट में आ गया, पॉइंट के बाद नहीं है जीरोस, इसको बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। 1.26 इंटू 10 टू पावर 5। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई इस केस में? 3। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.260 इंटू 10 टू पावर 5। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 4। 1.2600 इंटू 10 टू पावर 5। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 5। और एक नंबर और लिख सकते हैं 12600 इंटू 10 टू पावर 5। यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 6। तो सारे आंसर्स लिखेंगे। इट कैन हैव 3, 4, 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500.0। 500.0 पॉइंट के बाद जीरो आ गई तो मतलब ये कैसी हो गई है? सिग्निफिकेंट। तो सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर आएगा। और सिक्स्थ पार्ट है 2.0034। 2.0034 ट्रैप्ड जीरोस हैं। ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 31st क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये भी। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन? जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें तुम्हें सॉल्व करने के लिए नहीं कहते कि हाँ सॉल्व करके बताओ कि कितना आंसर आएगा फिर उसको रिपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे आंसर में। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट 0 नोट कर लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट 0.02856 मल्टीप्लाई 298.15 मल्टीप्लाई 0.112 डिवाइड बाय 0.5785। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो। लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट,
यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट कौन सी है? 3। तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड पार्ट, 5 मल्टीप्लाई 5.364। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है, तो ये इसमें है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट के हिसाब से आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इनमें ऐड करना है। अब ऐड में 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0214, इन सबको ऐड करके आंसर आ रहा है 0.8204। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिख रही, ध्यान देना। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4 डिजिट्स कह लो। तो यहाँ पर आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 4। अब ये हमारा आंसर है और अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी आ रही हैं 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चीज लर्न कर लो यहाँ पर, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, जो मैं बोल रही हूँ उसे कहीं पर लिख लेना। ऐड या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो हमें करना पड़ेगा, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोंट डू द मल्टीप्लीकेशन, डोंट डिवाइड इट। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई मत करना और इतना बड़ा डिवाइड करने भी मत जाना। डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रिपोर्ट द आंसर, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, अब रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं चलो एक बार। इफ द डिजिट जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, जिसको राउंड ऑफ करना है वो अगर लेस देन 5 है, द लास्ट डिजिट इज टेकन एज सच, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ इट इज मोर देन 5, अगर वो 5 से ज्यादा है, द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। पर अगर इक्वल टू 5 हो गया, then the last digit is unchanged if it is even and is increased by 1 if it is odd. एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 1.234, इसे राउंड ऑफ करना है, तो लास्ट डिजिट है 4, मतलब इसको 3 को राउंड ऑफ करना है, 4 को चेक कर रहे हैं। 4 कैसा है? लेस देन 5। अभी अभी पढ़ा, लेस देन 5 में एज इट इज छोड़ देते हैं, तो ये 1.23 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही द नंबर इज 1.236, 6 लास्ट में आ रहा है, तो 6 इज मोर देन 5। मोर देन 5 का अभी अभी रूल पढ़ा कि हम उसमें 1 ऐड कर देंगे आगे वाले नंबर में, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, नंबर विल बिकम 1.24। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.235। अब 5 को चेक करना है, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। इक्वल टू 5 में हमें इससे आगे वाला नंबर चेक करना होगा। इससे आगे नंबर लिखा हुआ है 3, ऑड नंबर है। ऑड के केस में यहाँ पर पढ़ के देखो, इफ इट इज इक्वल टू 5 देन द लास्ट डिजिट इज अनचेंज्ड इफ इट इज इवन एंड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ऑड है तो इंक्रीज करना है 1 से, तो 1.24 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है 1.225। अब लास्ट डिजिट कितना है? इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 में 2 को चेक करेंगे, इसके आगे वाला नंबर 2 इवन नंबर है। इवन में हमने बोला एज इट इज छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 1.22। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 20। राउंड ऑफ, राउंड अप द फॉलोइंग इन अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 34.2.216, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 नंबर तक।
1 को चेक करना है। 1 कैसा नंबर है? लेस देन 5। लेस देन 5 में एज इट इज छोड़ देते हैं तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 34.2। सेकंड पार्ट 10.4107। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए 3, तो यहाँ तक 1 को चेक करेंगे। 1 कैसा है? लेस देन 5। लेस देन 5 में हमें कोई चेंज नहीं करना होता, तो आंसर आ जाएगा 10.4। थर्ड पार्ट 0.04597। ये दोनों लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ में हम इन्हें काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगी। तो हम 7 को चेक करेंगे अब। 7 कैसा है? मोर देन 5। मोर देन 5 में ऐड करते हैं, तो आगे वाले नंबर में पूरे नंबर में 1 ऐड करना है, मतलब कि 0.0460 आ जाएगा। ये जो लास्ट वाली 0 है, ये वाली कैसी होती है? सिग्निफिकेंट। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। फोर्थ पार्ट 2808। अब हमें इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। 8 8 हो जाएगा मोर देन 5। मोर देन 5 में आगे वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, 2810 इसका आंसर आ जाएगा।